मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज प्लेटो के आदर्श राज्य के तीसरे सिद्धांत साम्यवाद पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। आपका स्वागत करता हूं। प्लेटो के आदर्श राज्य का तीसरा स्तंभ है साम्यवाद। प्लेटो यह कहता है कि जिन लोगों को, जिस वर्ग के लोगों को राज्य की एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आने वाली बाधाओं से दूर रहना चाहिए। प्लेटो राज्य के समस्त नागरिकों को तीन वर्गों में विभाजित करता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। शासक और सैनिकों पर राज्य की अहम जिम्मेदारी है। शासक वर्ग शासन करता है, शासन की पूरी शक्तियां शासक वर्ग के पास है, जिसे हम दार्शनिक शासक कहते हैं। और दूसरे सैनिक वर्ग है, जिन पर राज्य की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी है। इन दोनों वर्गों को संयुक्त रूप से प्लेटो संरक्षक वर्ग के नाम से संबोधित करता है। तो मोटे तौर पर दो वर्ग हुए, एक संरक्षक वर्ग, दूसरा उत्पादक वर्ग। प्लेटो का यह मानना है कि जिन लोगों पर राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आने वाली बाधाओं से दूर रहना चाहिए। प्लेटो के मतानुसार कर्तव्य पथ पर आने वाली दो प्रकार की बाधाएं होती हैं। एक संपत्ति, दूसरा परिवार। संपत्ति कैसे बाधा है कि व्यक्ति जब एक अहम पद पर बैठता है तो वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक है संपत्ति का, दूसरा है परिवार का। तो प्लेटो कहता है कि राज्य के लोगों को, राज्य के इस संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति और निजी परिवार से वंचित होना चाहिए। तो प्लेटो का साम्यवाद समाज के एक छोटे से वर्ग के लिए, जिन्हें हम संरक्षक वर्ग कहते हैं, लागू होता है। और प्लेटो इन दोनों वर्गों को निजी संपत्ति और परिवार से वंचित कर देता है। आज के व्याख्यान में संपत्ति के साम्यवाद पर चर्चा होगी। प्लेटो के पहले या प्लेटो के जीवन काल में यह संपत्ति का साम्यवाद कई प्रकार से प्रचलित था। जैसे स्पार्टा में भूमि व्यक्तिगत हुआ करती थी, लेकिन जो भी उत्पादन होता था उसका उपभोग सामूहिक रूप से होता था। क्योंकि स्पार्टा की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हमने देखा कि वहां पर जो भूमिपति होते थे, वे अपने भूमि से उत्पादित वस्तुओं को राज्य को प्रदान करते थे और राज्य में सब सामूहिक भोजनालय में भोजन किया करते थे। तो स्पार्टा में संपत्ति व्यक्तिगत होती थी, उपभोग सामूहिक होता था। इसी प्रकार से क्रीट नाम के एक और नगर राज्य में भी यही स्थिति प्रचलित थी और यहां पर भी संपत्ति का उपभोग सामूहिक होता था। इसके अलावा पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा। पाइथागोरस एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, गणितज्ञ था। यदि आपने हायर सेकेंडरी लेवल में रेखा गणित में साध्य 29 पढ़ा होगा तो आपको पाइथागोरस के बारे में जानकारी होगी। पाइथागोरस अपनी रेखा गणित की साध्य 29 में कहता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के तुल्य होता है। रेखा गणित में 10वीं 11वीं तक जो भी गणित पढ़ाया जाता है, उसमें इस पाइथागोरस के साध्य को सबसे बड़ा, सबसे लंबा साध्य और बहुत महत्वपूर्ण साध्य माना जाता है। तो वही पाइथागोरस यूनान का था और पाइथागोरस ने एक क्लब बनाया था, जिसमें उसका यह कहना था कि मित्र की वस्तु हमारी वस्तु, मतलब कि मित्र की प्रत्येक वस्तु पर ये सब कोई समान अधिकार रखते थे। तो कहने का मतलब यह है कि संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो के समय में अनेक रूपों में यूनान के विभिन्न नगर राज्यों में प्रचलित था। प्लेटो इसे संरक्षक वर्ग पर लागू करते हुए कहता है, कुछ तर्क देता है। वह इसका समर्थन करते हुए कहता है कि इसका समर्थन का पहला आधार है नैतिक आधार। नैतिक आधार का तात्पर्य है कि समाज के संरक्षक वर्ग को, जिस पर राज्य की अहम जिम्मेदारी है,
उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आने वाली बाधाओं से दूर रहना चाहिए। इस आधार पर संरक्षक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह मनोवैज्ञानिक आधार देता है, मनोवैज्ञानिक तर्क देता है। मनोवैज्ञानिक तर्क देते हुए कहता है कि संरक्षक वर्ग का काम राज्य की रक्षा करना, राज्य के शासन का संचालन करना है, जबकि उत्पादक वर्ग का काम संपत्ति का उत्पादन करना है। तो संरक्षक वर्ग उत्पादक वर्ग की वृत्ति को क्यों अपनाएगा? संरक्षक वर्ग को उत्पादक वर्ग की ये जो संपत्ति के उत्पादन की बात है उससे दूर रहना चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक तर्क है। इसके बाद वह इसके पीछे तीसरा राजनीतिक तर्क देता है। राजनीतिक तर्क देते हुए वह प्लेटो कहता है कि हम अभी यूनान में जो स्थिति देख रहे हैं, क्या कि जिन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति है उनके पास आर्थिक शक्ति भी है, और यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। आज भी हम भारत में जो भ्रष्टाचार देखते हैं उसके पीछे मूल तथ्य यह है कि जिनके पास राजनीतिक शक्ति है उसी के पास आर्थिक शक्ति है। तो जहां राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का संयोग होगा वहां पर भ्रष्टाचार अवश्य होगा। एथेंस की दुर्दशा का मूल कारण यही है। इसलिए प्लेटो संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति से वंचित कर देता है। इसके बाद वह व्यावहारिक तर्क देते हुए कहता है कि राज्य के इन दो वर्गों को ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहिए जिससे उनकी संपत्ति के प्रति आसक्ति बढ़े। वे राज्य के सर्वाधिक प्रमुख वर्ग से संबंधित है। उनका काम राज्य की सुरक्षा, राज्य का संचालन करना है। इसलिए उनको ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहिए जिससे उनकी संपत्ति के प्रति मोह या आसक्ति बढ़े। उनका संपूर्ण जीवन राज्य के लिए है तो वे राज्य के लिए ही समस्त कार्यों का संपादन करें, राज्य के बाहर उनका जीवन नहीं है। तो इन चार आधारों पर प्लेटो राज्य में संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन करता है और वह राज्य के संरक्षक वर्ग पर लागू करता है। अब अगली बात है कि यदि इन दोनों वर्ग के लोगों को, यदि संरक्षक वर्ग के लोगों को निजी संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा तो लोग जिएंगे कैसे? तो प्लेटो कहता है यह साम्यवाद का स्वरूप। साम्यवाद का स्वरूप क्या होगा? वे जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? तो प्लेटो कहता है वे शिविरों में रहेंगे। शिविर, महलों में नहीं रहेंगे। आज दुनिया में बड़े बड़े महल हैं जहां पर कि देश के राष्ट्रपति रहते हैं और पुराने जमाने में सम्राट रहा करते थे। जैसे इंग्लैंड का बकिंगहम पैलेस, अमेरिका का व्हाइट हाउस, सोवियत संघ रूस का क्रेमलिन, भारत का राष्ट्रपति भवन, कितने भव्य बने हैं, कितने बड़े बड़े बने हैं। यहां पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। प्लेटो कहता है कि हमारे राज्य के संरक्षक वर्ग शिविरों में रहेंगे, सार्वजनिक जीवन यापन करेंगे। वे अपने शरीर में किसी भी प्रकार का सोना या चांदी से बने गहने धारण नहीं करेंगे। सोना चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके द्वारा निर्मित कोई भी चीज, सोने चांदी से निर्मित किसी भी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। वे बिल्कुल सादा जीवन यापन करेंगे और इन्हें एक निश्चित वृत्ति दी जाएगी, मतलब वेतन दिया जाएगा। उस वेतन को वे एक माह के अंदर या जितने समय के लिए उनको वेतन दिया जाता है उस संपत्ति का वे पूरा व्यय करेंगे। कोई भी संरक्षक वर्ग का व्यक्ति इस पैसे को बचत नहीं करेगा, बचाएगा नहीं। वह किसी को उधार न तो दे सकेगा, न किसी से उधार ले सकेगा। वह संयमित जीवन यापन करेगा। ये प्लेटो की संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत है। कितना सादा जीवन। आपने कौटिल्य के बारे में सुना होगा। जब चंद्रगुप्त की सेना से सिकंदर की सेना परास्त हो गई तो सिकंदर की सेना का सेनापति सेल्यूकस आया
उसने सोचा कि जिस देश की सेना ने, जिस राष्ट्र की सेना ने सिकंदर महान की सेनाओं को परास्त कर दिया, उस राज्य के मंत्री से मैं मिलना चाहता हूं, उस राज्य के सेनापति से मैं मिलना चाहता हूं। पहले के जमाने में रात को युद्ध नहीं हुआ करते थे, दिन में ही पूरे युद्ध हुआ करते थे। तो सेल्यूकस अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ मगध आया और मगध में लोगों से पूछा, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, सेनापति कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा वो यहां पर नहीं रहता, दूर जंगल में, मतलब बस्ती से दूर एक झोपड़ी में रहता है, वहां पर जाकर देखो। तो अपने सैनिकों के साथ सेल्यूकस आगे बढ़ा। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा कि कौटिल्य कहाँ रहता है, हमें कौटिल्य से मिलना है। तो उसने कहा वो देखो दूर में एक आग टाइप का प्रकाश थोड़ा दिख रहा है, वहां पर चले जाओ, वहां पर मिल जाएगा। तो सेल्यूकस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है, देखता है एक व्यक्ति दाढ़ी चटा बढ़ाई, बिल्कुल खुला बदन, चूल्हे में खिचड़ी पक रही है और वो व्यक्ति आग के किनारे बैठा हुआ है। सेल्यूकस कहता है धन्य हो ऐसी त्याग की भावना, जिसके सैनिक इतने वीर हों, उनका गुरु इस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, इससे बढ़कर त्याग की भावना क्या हो सकती है। कितनी सादगी है जीवन में, कोई कटुता नहीं, कोई मलिनता नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये त्याग की भावना। तो इस प्रकार से प्लेटो भी अपने राज्य में संपत्ति के साम्यवाद का इस आधार पर समर्थन करता है। इसके बाद इसके देखें विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है कि यह कुलीन तंत्रीय साम्यवादी व्यवस्था है। कुलीन तंत्रीय साम्यवादी व्यवस्था का मतलब है कि राज्य के एक छोटे से वर्ग पर साम्यवाद का नियम लागू किया जाता है और छोटा सा वर्ग राज्य का महत्वपूर्ण वर्ग है। इसलिए चूंकि छोटे से वर्ग पर, एक वर्ग विशेष के लोगों पर चूंकि साम्यवाद लागू है, इसलिए इसको कुलीन तंत्रीय साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद है कि तपस्यात्मक स्वरूप है। तपस्यात्मक स्वरूप का मतलब वो बिल्कुल सादा जीवन यापन करेंगे, किसी प्रकार से तामझाम नहीं होगा, किसी प्रकार से इन पर कोई खर्च नहीं होगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये इनका तपस्यात्मक स्वरूप है। इसके बाद प्लेटो कहता है कि इसका उद्देश्य है न्याय की स्थापना करना। इसका उद्देश्य न्याय के सिद्धांतों को लागू करना है, न्याय की स्थापना करना। न्याय की स्थापना कब होगी? जब समाज के तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब प्लेटो के राज्य में न्याय की स्थापना होगी। इसके बाद इसका राजनीतिक स्वरूप है। राजनीतिक स्वरूप है इसका क्या है कि इसके माध्यम से प्लेटो राजनीति के दोषों को दूर करना चाहता है। राजनीति में तत्कालीन यूनान में जो दोष आ गए थे, एथेंस में जो दोष आ गए थे, जिनको प्लेटो स्वयं देख रहा था, भोग रहा था, इस प्रकार के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से प्लेटो राज्य में संरक्षित वर्ग पर साम्यवाद को लागू करता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब जरा देखें आलोचना पर। आलोचना, इसकी आलोचना करते हुए कहा जा सकता है कि यह मनुष्य की प्रवृत्ति के विपरीत है। मनुष्य की प्रवृत्ति के विपरीत। कैसे प्रवृत्ति के विपरीत है? स्वाभाविक है कि व्यक्ति संपत्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से आसक्त होता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि मरते समय या जीवन के अंत काल में संपत्ति किसी काम नहीं आएगी। वह यह भी जानता है कि उसने जितने भी संपत्ति का अर्जन किया, मृत्यु के बाद वह यही रह जाने वाला है और जाएगा तो केवल व्यक्ति की आत्मा ही ऊपर जाएगी, पूरी संपत्ति यहां पर रह जाएगी। वह स्वयं ज्यादा भोजन नहीं कर सकता क्योंकि पच नहीं सकता, पचा नहीं पाता। उसे एसी कमरे में नींद नहीं आती क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब है। उसे सभी प्रकार के सुख सुविधाएं यहां पर भोग लेना चाहता है, लेकिन वो भोग नहीं पाता। लेकिन 24 घंटे मेहनत करते संपत्ति का अर्जन करता है। यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
तो इस प्रकार से संपत्ति का साम्यवाद व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत होने के कारण यह उचित नहीं है। दूसरी चीज, यह झगड़ा और फूट बढ़ाने वाली है। झगड़ा और फूट, सोचिए, राज्य का उत्पादक वर्ग संपत्ति अर्जन करेगा, वह ऐश करेगा, वह सभी प्रकार के भोग भोगेगा, लेकिन उसको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे। दूसरी तरफ शासक और सैनिक वर्ग जिनके पास पूरी राजनीतिक शक्तियां हैं, वो भोग विलास नहीं कर सकते, वे उस संपत्ति का उस रूप में उपयोग नहीं कर सकते, वे अपने जीवन में किसी प्रकार से खुशहाली नहीं ला सकते कि चलो आज मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। इस प्रकार से यह झगड़े और फूट बढ़ाने वाली है, क्योंकि उत्पादक वर्ग संरक्षक वर्ग से चिढ़ेगा, संरक्षक वर्ग उत्पादक वर्ग के प्रति ईर्ष्या का भाव रखेगा। तीसरा, कोई उपहार आप नहीं दे सकते। अरस्तु कहता है, अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद का आलोचक है, वह कहता है कि कोई भी शासक या सैनिक वर्ग का व्यक्ति अपने निजी संबंधियों को, सगे संबंधियों को कोई उपहार नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो किस प्रकार से उपहार देगा? वह किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसके बाद यह एकता की स्थापना के लिए जो प्लेटो ने इसकी स्थापना की है, उससे एकता नहीं आएगी, राज्य में विखंडन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये प्लेटो के साम्यवाद की, संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना है। लेकिन चूंकि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि प्लेटो का उद्देश्य राज्य में न्याय की स्थापना करनी है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का पालन करना है, बाधक तत्वों से उसको बचना है, इसलिए प्लेटो का यह साम्यवाद शुद्ध विवेक की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, जहां राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण को रोकने का प्रयास किया गया है। यह है प्लेटो का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद। आपको धन्यवाद।